जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक में स्वागत है। आज का विषय है शनि और राहु का जो योग बन रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस योग को कहते हैं पिशाच योग। नाम ही ऐसा है जिससे आपको प्रतीत होता है कि ये अच्छा योग नहीं होता। तो ये 29 मार्च को शनि देव मीन राशि में आ रहे हैं और यहाँ पर राहु पहले से ही उपस्थित है, सूर्य भी है, सूर्य ग्रहण भी लगना है 30 तारीख को, 29 को ही। और 18 मई तक शनि और राहु की युति इसी घर में रहेगी, मीन राशि में। तो ये जो 50 दिन हैं ये उतने अच्छे नहीं है। और खासकर एक चीज और भी होने वाली है साथ ही में कि 5 अप्रैल को मंगल भी कर्क राशि में आएंगे, जो कि मीन से 5वां घर है। तो यानी त्रिकोण में क्रूर ग्रहों का होना ये एक बहुत ही कष्टकारी योग बना देता है। जो पीरियड रहेगा ये 50 दिन का, ये कह सकते हैं कि काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। इसके लिए आपको ज़रूर उपाय करने चाहिए। परेशानियां ज़रूर आएंगी और इसको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सतर्क रहते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान, अपने आप का ध्यान रखते हैं तो परेशानियां थोड़ी आसान सी लगने लग जाती हैं। उसका उपाय कर लेने से आपको मतलब महसूस होता है कि हाँ, परेशानी तो आई है, लेकिन उससे निपटारा कैसे करना है इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं पूरा हर एक राशि के बारे में बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर नए लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। और कोई भी सुझाव, प्रश्न हो तो ज़रूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो ये जो शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है मीन राशि में, तो मीन राशि से ही शुरू कर देते हैं। मीन राशि वालों के लिए यहाँ लग्न में बन रहा है। तो शनि और राहु का जब भी यहाँ पर योग बनता है तो परेशानियां लेके आता है आपको। आपके मस्तिष्क में मतलब आपको सिर दर्द हो सकता है, कोई ना कोई परेशानी हमेशा आपकी लगी रहेगी, कामों में रुकावटें आएगी क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर भी है। और काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे, कुछ सही तरीके से चलेंगे नहीं। तो ये सब परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। सप्तम भाव पर दोनों का दृष्टि होगी, तो सप्तम भाव आपकी पति पत्नी के रिश्तों का है, आपके जो पार्टनरशिप्स वगैरह हैं, बाहर के लोगों से जो डील करते हैं उनका है। तो इन सब जगह पर आपको इसका प्रकोप दिखाई देगा। तो ये खासकर आपको ऐसे समय में एक तो मेडिटेट करना चाहिए, ओम का उच्चारण करें जिससे आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। और साथ ही में अगर हो सके तो ये भी रोज़ाना महामृत्युंजय का जाप करें, इससे आपको काफ़ी सांत्वना मिलेगी और आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जिससे आप अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों का आकलन कर सकते हैं। अब अगली मान लो आपके जैसे है, ये तो पहले घर की बात है, चलो वृषभ राशि है, दूसरे घर में हो, दूसरा घर मेष राशि पड़ता है वैसे तो मेष राशि में अगर पड़े दूसरा घर, तो दूसरा घर परिवार का होता है, आपके धन का होता है, वाणी का होता है। तो इन तीनों पे प्रभाव पड़ेगा। आपकी वाणी खराब होगी, आपकी जो है धन का नुकसान होगा, और साथ ही में आपके जो वाणी मतलब पारिवारिक कलह बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है।
अगर आपकी कुंडली में ये तीसरे घर में पड़ता है, तो तीसरा घर बेसिकली होता है आपके भाई बहनों का, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो इन सब के साथ आपके रिश्ते खराब होते हैं। आप किसी न किसी बात पर वाद विवाद में उलझते हैं। जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाते, तो ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं हलचल लगी रहती है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना है। अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से देखें। पराक्रम के लिए बात जहाँ तक है, तो पराक्रम स्थान है तीसरा घर। तीसरा घर पराक्रम स्थान हो तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थिति ये हो जाती है कि आप पराक्रम तो दिखाते हैं, लेकिन बाकी जगह जो है परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। यही स्थिति अगर चौथे घर में बने, चौथा घर सुख स्थान है, माँ का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, तो इन सब चीज़ों में परेशानी देखने को मिलती है। माँ की सेहत खराब हो सकती है। उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी, अगर वहाँ से नुकसान हो सकता है कोई ना कोई। ऐसे में प्रॉपर्टी लेना भी बहुत काफ़ी खराब रहता है। वाहन का भी लेना आपके लिए ये समय अच्छा नहीं होगा, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। आपकी राशि कोई भी हो तो वहाँ से देखें चौथा घर कहाँ पड़ रहा है। मतलब जैसे अब ये युति जो बन रही है मीन राशि में बन रही है, तो मीन राशि में देखा जाए तो मीन राशि चौथा घर किसके पड़ेगी? धनु राशि वालों के लिए पड़ेगी चौथे घर में। तो इसी तरीके से आपको राशि का देखना है, तो इन सब चीज़ों का आपको नुकसान होगा। अब इसी तरीके से पंचम भाव में पड़ रहा है। पंचम भाव किन राशि वालों का होगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये युति बनेगी पंचम भाव में। पंचम भाव आपके विवेक का है, बच्चों का है, शिक्षा का है, आपके कलात्मक चीज़ें जो आप करते हैं, तो ये सब आपके मानसिक तनाव बढ़ाएगा। आप कुछ फोकस नहीं कर पाएंगे, बच्चों से परेशानी महसूस होगी। ये सब आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए ये योग बन रहा है छठे घर में। अब छठा घर देखा जाए तो शत्रुओं के लिए होता है। शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे, तो यहाँ पर ये फायदा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रोग वगैरह की परेशानी दे सकता है। इस बात का आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम भाव कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में पड़ेगा ये। तो सप्तम भाव पति पत्नी का है और आपके पार्टनरशिप का है, बाहर के लोगों से जो डीलिंग करते हैं उनका है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है या पति पत्नी के रिश्ते हैं वहाँ पर आप संभल कर चलें, समन्वय बना के चलें। कोशिश करें कि वाद विवाद को ज़्यादा ना उलझाएं। अभी फ़िलहाल के लिए कोशिश करें उस चीज़ से दूर हटने की कोशिश करें, ताकि चीज़ें जो है ज़्यादा बढ़े नहीं आगे। और नई चीज़ों में एंटर ना हो, कोई भी नई पार्टनरशिप हो, कोई भी नई डीलिंग हो, उसमें ना एंटर हो, क्योंकि वो नुकसान करेगी आपको। इन सब बातों का ध्यान रखें। यात्राओं का भी आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अगर आप कोई यात्रा करने पड़ते हैं कोई बिजनेस के सिलसिले में, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। आठवें घर में अगर ये युति बनती है, खासकर जैसे सिंह राशि वालों का लग्न है या राशि है, तो उनके लिए आठवें घर में पड़ेगी। आठवें घर में ये युति आपको बहुत परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी के केस हो सकते हैं, वाहन वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको साथ ही में स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे अगर ये चीज़ नवम भाव में होती है, तो नवम भाव होता है बेसिकली तो कर्क राशि वालों का। तो कर्क राशि वालों के लिए जैसे कि मंगल पाँचवें घर में आ जाएंगे, नवम भाव में शनि राहु की युति होगी, तो ये 50 दिन आपके लिए काफ़ी कष्टकारी रह सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जैसे कि चलना है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। साथ ही में अगर कोई लंबी यात्रा है तो यात्रा में आपको सतर्क रह के चलना है। तो इन सब चीज़ों का आपको नुकसान हो सकता है। कोई उच्च शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आपको
परेशानियां आएंगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे आप कोई भी मतलब जो है आगे बढ़ना चाहें तो उसमें रुकावटें पेश होंगी। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। यही अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो दशम भाव में पड़ता है, तो मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव में पड़ेगा। तो दशम भाव कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र में आपके जो परेशानियां बढ़ सकती हैं, फोकस करके चलना पड़ेगा। अपने सीनियर्स के साथ वाद विवाद में ना उलझें ताकि परेशानी ना बढ़े। अपने जूनियर्स के साथ भी जो है बड़े अपने एक तालमेल बिठा के कोशिश करें, क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जब ये योग बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही दिमाग में रखना है कि मुझे किसी तरीके से ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपको नुकसान दे। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब वृषभ राशि वालों के लिए ये युति बन रही है 11वें घर में। 11वां घर लाभ स्थान है, और 11वें घर में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो क्रूर ग्रह भी हो, तो ये आपको लाभ अधिक देंगे। तो ये आपके लिए एक किस्म से पॉजिटिव एक चेंज हो सकता है। इसमें आपको अधिक लाभ मिल सकते हैं, अचानक से मिल सकते हैं। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए 12वें घर में बनेगा। 12वां घर व्यय का होता है, खर्चे का होता है। आपको सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। आपका मस्तिष्क किसी न किसी दुविधा में पड़ा रहता है, नींद नहीं आती। बाहर के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हैं तो भी उसमें भी विघ्न आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ताकि आपको जो है उस तरीके से काम करें जिससे आपको नुकसान की स्थिति ना बने। और इसके लिए उपाय जैसे मैंने बताया है, मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करके। हालांकि मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो क्योंकि ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर जिनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो वो मेडिटेशन पर ध्यान दें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही में महामृत्युंजय का जाप करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ये 50 दिन खासकर आपको ध्यान रखना है। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो इसका आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अपनी जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर। और छोटे छोटे उपाय हैं, ये ज़रूर करते रहें, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।